हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 65 के बारे में। अगर हम भाग 65 के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि भाग 64 तक तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग इन जी श्रृंखलाओं का आनंद लीजिए और इसे नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इसमें के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितने भी प्रश्नों की व्याख्याएँ की जाती हैं, वो अगर प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जो आर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह जी श्रृंखला बहुत ही मस्ट है। और आप लोग इसको अध्ययन करते रहें और इससे जुड़ते रहें और ऐसे नोट्स बनाते रहें, तो आप लोगों का जब तक आर का एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स होंगे फरवरी और मार्च 2024 में, तब तक आप लोगों के पास बहुत सारे कंटेंट जो हैं जीएस के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके आधार बनाकर आप लोग इसका तैयारी करते रहें और इससे नोट्स बनाते रहें। चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 65 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में, ठीक है, फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा, ठीक है, यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था। ठीक है, तो नहीं का शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि निगेटिव वर्ड पूछा गया है कि कौन नहीं थे। ठीक है, तो इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इनमें से बताना है आपको कौन है जो 1918 में यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1916 के लगभग में आपका होम रूल लीग आंदोलन हुआ है और उसी के तर्ज पर आप देखेंगे कि किसान सभाओं का भी गठन किया गया था, क्योंकि किसान सभाओं में जितने भी नेता थे वो सारे के सारे लगभग में ज़्यादातर जो नेता हैं वो आपके होम रूल से संबंधित थे। तो उसमें आप देखेंगे कि 1918 के लगभग में, फरवरी 1918 के लगभग में इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो है कि यूपी में किसान सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर सभाओं का गठन किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है, और उनका उद्देश्य जो था कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको उत्थान किया जाए। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस फरवरी 1918 में स्थापित जो यूपी की किसान सभा है की स्थापना से संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए और आप लोगों को नोट डाउन करनी चाहिए और नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, कि जो भारत में सबसे पहला किसान आंदोलन हुआ है वो कौन सा था। चंपारण, बारदोली, बेगू और बिजौलिया। बारदोली तो मान लीजिए कि काफ़ी बात का है, चंपारण 1917 का है, और बिजौलिया आंदोलन जो है ये सर्वप्रथम किसान आंदोलन हुआ था लगभग में 1913 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिजौलिया आंदोलन लिख दे रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। बिजौलिया आंदोलन, बिजौलिया आंदोलन। ठीक है, कब हुआ था, ये हुआ था 1913 में प्रारंभ हुआ। 1913 में प्रारंभ हुआ था और कौन इसके नेता थे, साधु सीताराम दास। ठीक है, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे साधु सीताराम दास थे, सीताराम दास। और 1915 में आप देखेंगे कि 1915 में विजय सिंह पथिक आकर इससे मिलते हैं। ठीक है, 1915 में विजय सिंह पथिक, ठीक है, विजय सिंह पथिक इससे सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विजय सिंह पथिक जो हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। ठीक है, तो बिजौलिया आंदोलन 1913 में हुआ था और साधु सीताराम दास थे इसके नेतृत्वकर्ता, और 1913 में जाकर विजय सिंह पथिक इससे मिले थे। ठीक है, तो इन सारी बातों को नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था। ठीक है, तो 1936 में जो लखनऊ में जो प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे स्वामी सहजानंद। और स्वामी सहजानंद जो हैं आप देखेंगे कि ये बिहार किसान सभा के संस्थापक हैं। ठीक है, कहाँ के संस्थापक हैं, बिहार किसान सभा। ठीक है, बिहार किसान सभा के संस्थापक हैं। तो स्वामी सहजानंद के बारे में आप लोग इतना जान लीजिए कि लखनऊ में प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के 1936 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे और इन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना किया था। और हम फिर बात करते हैं बाबा रामचंद्र के बारे में।
ठीक है, बाबा रामचंद्र के बारे में। अब लोग स्वामी सच्चिदानंद के बारे में नोट डाउन करिए। अब बाबा रामचंद्र जो है ये नाई धोबी बंद आंदोलन से संबंधित है। नाई धोबी बंद आंदोलन, नाई धोबी बंद आंदोलन से ये संबंधित है। नाई धोबी बंद आंदोलन। और यह आंदोलन आप देखेंगे कि जो यह आंदोलन हुआ था ये 1919 के लगभग में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में। और 1919 में इसके जो नेतृत्व करता थे ये झिंगुरी सिंह थे, झिंगुरी सिंह। ठीक है, और एक और थे यहाँ पर दुर्गा पाल सिंह, और एक और थे दुर्गा पाल सिंह। और दुर्गा पाल सिंह, इन दोनों लोगों ने अब देखेंगे कि नाई धोबी बंद आंदोलन का प्रारंभ किया, नेतृत्व किया था। और नाई धोबी बंद आंदोलन जो था ये बहिष्कृत आंदोलन था कि यहाँ पर जो कार्यों का बहिष्कार किया जाता था उसको लेकर हुआ था। और इन्हीं के द्वारा, रामचंद्र के द्वारा, बाबा रामचंद्र के द्वारा ही देखेंगे कि बाबा रामचंद्र के द्वारा 1920 में अवध क्षेत्र के, अवध के प्रतापगढ़ में, ठीक है, अवध के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अवध किसान सभा का गठन किया गया, अवध किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अवध किसान सभा का गठन किसने किया गया था? बाबा रामचंद्र ने। कब किया था? 1920 में। और कहाँ पर किया था? प्रतापगढ़ में, और उत्तर प्रदेश यानी कि प्रतापगढ़ में। और जो रामानंद हैं ये हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद किसान आंदोलन जो हो रहा था हैदराबाद में, उससे संबंधित है स्वामी रामानंद। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से त्वरण का मात्रक है। त्वरण यह का फिजिक्स से संबंधित प्रश्न होते हैं। त्वरण का मात्रक है जूल, न्यूटन सेकंड, या न्यूटन, या मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग इन सभी जो मात्रक हैं उनके जो किसके मात्रक हैं वो आप उसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया? त्वरण का। किसका मात्रक हो गया? त्वरण का। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए कि न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है वो किसका मात्रक होता है? बल का। न्यूटन सेकंड जो होता है संवेग का होता है। न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड जो मात्रक है ये आपका संवेग का मात्रक है, संवेग का। और जूल जो मात्रक होता है वो आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। सॉरी, ऊर्जा कह रहे हैं, कार्य का मात्रक होता है। जूल जो होता है आपका कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मात्रकों के बारे में पूछ लिया जाता है फिजिक्स से संबंधित प्रश्न। तो आप लोग इसको के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता, ठीक है, विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। विद्युत चालकता का अर्थ है कि जो विद्युत का सुचालक हो, ठीक है, जिसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है जो अच्छी तरीके से हो जाए उसको विद्युत का सुचालक बोला जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि विद्युत चालकता इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा होती है? हीरा की, चांदी की, लकड़ी की, ग्रेफाइट की। तो चांदी की जो विद्युत चालकता है सर्वाधिक मानी जाती है। ठीक है, सिल्वर को मान चलिए कि जो रासायनिक नाम है अर्जेंटम शायद कहा जाता है, Ag से शायद इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो Ag से इसका दर्शाया जाता है। तो चांदी की जो विद्युत चालकता है सर्वाधिक मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन, किसके अध्ययन? कीटों का। जो कीट पतंगे होते हैं उनका जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी, मैलेकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी। ठीक है, तो आप इस तरह से समझिए कि इसको क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी बोला जाता है। एक एक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एंटोमोलॉजी तो हो गया कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। तो हम सीधे प्रारंभ करते हैं पैरासिटोलॉजी से। पैरासिटोलॉजी,
पैरासिटोलॉजी का जो अर्थ होता है, इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? परजीवी जीवों का अध्ययन। ठीक है, परजीवी जीवों का अध्ययन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोगों का जो नोट्स है बेहतरीन तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। परजीवी जीवों का अध्ययन। फिर उसके बाद इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या होता है? इक्थियोलॉजी के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं कि मत्स्य की संरचना और कार्यकी। ठीक है, मत्स्य यानी कि मछली, मत्स्य, और मत्स्य की अगर हम मछली तो लिख देते हैं तो मान लीजिए कि उसमें कुछ ही शब्द, कुछ ही जीव शामिल होते हैं। अगर मत्स्य आप लिखते हैं तो समुद्र के अंदर जितने भी जीव होते हैं वो आपके मत्स्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि, कार्य की यानी कि उनकी क्रिया प्रणाली इत्यादि का अध्ययन, ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चले। फिर उसके बाद आता है मैलेकोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? और देखेंगे कि मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। मोलस्का संघ में जितने भी आते हैं जीव, उसका अध्ययन और उनके खोलों का अध्ययन हम लोग इसके माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं। मोलस्का की संरचना और उनके खोलों का अध्ययन, ठीक है, तो इस तरह से आप सारी चीज़ें नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कीटों का अध्ययन और किसके द्वारा किया जाए। एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी के परजीवी जीवों का, फिर इक्थियोलॉजी के मत्स्य की संरचना कार्यकी का, और मैलेकोलॉजी मोलस्का संघ की संरचना और उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उत्पादक कीमत सूचकांक क्या पूछा जा रहा है? उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। ठीक है, किस चीज़ को मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कीमत के मामूली, यहाँ पर मामूली होगा, मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को। ठीक है, तो इसमें सब लोगों को बताना है कि उत्पादक कीमत सूचकांक जो है औसत परिवर्तन को नापता है। ठीक है, औसत परिवर्तन को मापेगा। ठीक है, औसत परिवर्तन यानी कि पहला ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। और यह आपसे प्रश्न जो है आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है, उत्पादन और उत्पादक के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करिए और समझिए कि उत्पादक कीमत सूचकांक जो है किसको नापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को नापता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का प्रैक्टिस करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? किसको समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती, यानी कि नेगेटिव चीज़ें पूछा गया है। तो वहाँ पर दिया है ग्रामीण विकास, कृषि विकास, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर और कृषकों को पर्याप्त साख का जो अर्थ है यहाँ पर आप देखेंगे कि पूंजी से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को समावेशित विकास क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी अवधारणा। ठीक है, समावेशित विकास का तात्पर्य होता है कि समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी अवधारणा होती है, जिसमें आप देखेंगे कि बुनियादी सुविधाओं के सुधार के साथ साथ ही वहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार की बेहतर अवसर की उपलब्धता परिलक्षित की जाती है। ठीक है, यानी कि समावेशित विकास हुआ है कि
समग्रता के साथ यानी कि सभी लोगों के साथ प्रगति की यानी कि आगे बढ़ने की बहुआयामी अवधारणा यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना माना जा सकता है। और इसमें बुनियादी सुविधाओं के सुधार के साथ साथ यानी कि समाज के बुनियादी सुविधाओं के सुधार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर के उपलब्धता की वहाँ पर परियोजना तैयार की जाती है, तो उसको समावेशित विकास कहते हैं। तो जिसमें ग्रामीण विकास तो आ ही जाएगा, फिर कृषि का विकास भी आ जाएगा, राष्ट्रीय आय की ऊँची वृद्धि दर ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आय के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, कृषकों को पर्याप्त साख ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, कृषकों के लिए कृषि के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको उपलब्ध कराना वो अगर समावेशित विकास में आ जाता है। तो इस तरह की अवधारणाएँ जो हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये विचारधारा है और जिस प्रकार से इसकी परिभाषा दी जाती है वो सारी बातें आप लोगों को भी याद होनी चाहिए और ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। ठीक है, स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। ठीक है, तो अगर स्थायी विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्थायी विकास होता क्या है। ठीक है, तो स्थायी विकास वो होता है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, यानी कि भावी पीढ़ियों के जो आवश्यकताएं हैं उससे समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना उसको क्या कहते हैं, स्थायी विकास कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर बात ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को उसको वहाँ पर जो भावी पीढ़ी आने वाली है उसकी ज़रूरत जो है, उसकी आवश्यकता जो है यानी कि भौतिक संसाधन हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए, उसको बिना क्षति पहुँचाए उनके लिए सुरक्षित रखना और उसको सुरक्षित रख कर अपनी वर्तमान की ज़रूरतों को जो पूरा करना है उसको स्थायी विकास बोला जाता है। और उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं और किसके प्रति संवेदनशील है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अवधारणाएँ जो हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए और विचारधाराएँ जो थॉट है उसको आप लोग जानिए और उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भी आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि उससे प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करिए, सुनते रहिए और उसमें भी जो आप लोगों को नोट डाउन करने लायक है उसको भी नोट डाउन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप यानी कि मूंगे की चट्टानों से निर्मित जो द्वीप है उसको क्या बोलते हैं, प्रवाल द्वीप। उनको प्रवाल को ही मूंगा बोला जाता है शायद। तो आप देखेंगे कि उसमें कौन से द्वीप है और आप देखेंगे कि अरब सागर के जो द्वीप लगभग में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप जो हो गया ये आपका प्रवाल द्वीपों में आता है। और बाकी न्यूमूर द्वीप है, फिर उसके बाद कार निकोबार अंडमान द्वीप है। तो ये शायद आप लोगों का देखेंगे कि ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी निक्षेपों से यह द्वीप बना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन करिए और इसके बाद चेक करिएगा, देख लीजिएगा कि कौन से प्रवाल द्वीप है, कौन से आपके ज्वालामुखी द्वीप है। ज्वालामुखी निक्षेपों से जो बने द्वीप है उनको बोला जाता है। वैसे तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार जो है ज्वालामुखी द्वीप माने जाते हैं और क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। और न्यूमूर द्वीप जो है ये भी आपका शायद ज्वालामुखी द्वीप ही है और लक्षद्वीप जो है आपका प्रवाल द्वीप में आता है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है। यानी कि भारतीय तट रेखा से जो दूर द्वीप है वो कौन सा है, वो है आपका मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, ये तीन द्वीप जो हैं ऊपर नीचे आपस में हैं और ये अरब सागर में द्वीप पाए जाते हैं मिनिकॉय। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भटकल है, अरनाला है, हैंड्रे है, ये द्वीप जो हैं अब तटीय द्वीप माने जाते हैं। ये तीनों द्वीप जो हैं आपके अपतटीय द्वीप माने जाते हैं। ठीक है, कौन से द्वीप, अपतटीय द्वीप, अपतटीय द्वीप माने जाते हैं। और जो मिनिकॉय द्वीप है वो आपका सुदूरवर्ती द्वीप भारतीय तट रेखा से माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और आप लोगों को इन जो अरनाला है, फिर भटकल है, हैंड्रे है, इन तीनों द्वीपों का लोकेशन जो है आपको कमेंट बॉक्स में या तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर उसका लोकेशन आप बताएं। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट
के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट। ठीक है, तो गोवा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है। तो कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कर्नाटक को, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पर है सिलिकॉन स्टेट इसको बोला जाता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टेट, और इसी की राजधानी है बेंगलोर। ठीक है, इसी की राजधानी है बेंगलोर, और इसको बंगलुरु भी बोला जाता है, तो हम बेंगलोर लिखते हैं। इसी की राजधानी है बेंगलोर, और यहीं पर पाया जाता है सिलिकॉन वैली। इसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। ठीक है, तो यह कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक की। केरल में आपके साइलेंट वैली पाई जाती है। केरल में साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली, और इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस चीज़ को केरल के बारे में आप लोग एक बार चेक करिएगा कि साइलेंट वैली केरल में ही पड़ती है कि नहीं। ठीक है, तो और उसको आप लोग चेक करके कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर आप लोग कमेंट करिएगा, और ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है? किसका कार्यकाल? राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? हमने आपको बताया था कि जिस तरह से केंद्र में संसद का प्रावधान है, उसी तरह से राज्य में राज्य विधानमंडल का भी प्रावधान है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल में 3 चीज़ें आती हैं, राज्यपाल आता है, फिर उसके बाद विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखिए कि जो उसमें से राज्य विधान परिषद, और इस तरह से राज्य विधान परिषद जो है राज्यसभा के तरह कार्य करती है। तो यानी कि राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्यों का जितना कार्यकाल होगा, उतना ही कार्यकाल राज्य विधान परिषद का होगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वो 6 वर्ष होता है। तो इसीलिए यहाँ पर राज्य विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्ष होगा। और कौन सा अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 169। ठीक है, अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद के गठन का कार्य के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो इन सारी बातों को नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान नहीं है? द्विसदनात्मक विधायिका का अर्थ ये होता है कि राज्य के बारे में अगर पूछा जा रहा है कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, तो विधानसभा विधान परिषद उपस्थित होनी चाहिए। विधानसभा तो हर एक राज्य में है, लेकिन विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है, तो विधान परिषद जो है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में सिर्फ है। ठीक है, भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। और वो राज्य कौन कौन से हैं? अब देखिए कि आंध्र प्रदेश, अगर हम आंध्र प्रदेश को AP लिख दें तो आप लोग समझ जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश नहीं समझिएगा, आंध्र प्रदेश यहाँ पर समझिएगा। चलिए हम आंध्र प्रदेश से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, 6 राज्य हैं। महाराष्ट्र, कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 हो गया। और एक राज्य है तेलंगाना। ठीक है, एक राज्य है तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में आप देखेंगे कि विधान परिषद है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है इसमें कार्य करता है? अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 1 क। अनुच्छेद 168 1 क के तहत भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। और एक चीज़ इसमें नोट डाउन और कर लीजिए कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010। ठीक है, तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, विधान परिषद अधिनियम 2010, इसके तहत आप देखेंगे कि तमिलनाडु में भी विधान परिषद बनाने का गठन किया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कब इसकी स्थापना की जाएगी? इसकी
अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है, जारी नहीं की गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अगर तमिलनाडु राज्य में भी विधान परिषद का गठन हो जाता है तो यहाँ पर भारत में कुल 7 राज्य हो जाएंगे जहाँ पर विधान परिषद का गठन होगा। ठीक है, और इसमें से राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है और विधानसभा हर एक राज्य में भारत के 28 राज्य में है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए कि ये विधान परिषद के संबंध में है कि कितने राज्यों में है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के भारत के 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य आप लोगों को नाम याद आने होने चाहिए और कौन सा आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान का गठन होता है। अनुच्छेद 168(1) क के तहत गठन होता है और तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत तमिलनाडु में विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया गया, लेकिन उसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है कब उसका गठन होगा। ठीक है, तो आने वाले समय में तमिलनाडु में भी विधान परिषद का गठन हो सकता है। तो जब गठन हो जाएगा तो भारत में कुल 7 राज्य हो जाएंगे जहाँ पर विधान परिषद होगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं और इस तरह के प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। विधानसभा के सदस्य के लिए क्या पूछा गया, न्यूनतम आयु क्या निश्चित की गई है, विहित की गई है। यानी कि कितने वर्ष तक का आदमी जो है विधानसभा का सदस्य के लिए अर्हत होगा। ठीक है, यानी कि योग्य होगा, उसके निर्वाचन जो है विधानसभा में किया जा सकता है। कितने वर्ष की आयु के लोगों का, वो है आपका 25 वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्ष है, 25 वर्ष। यानी कि वही हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से संसद के गठन का प्रावधान किया जाता है उसी तरह से राज्य में विधानमंडलों का प्रावधान किया गया है और जिस तरह से संसद में कार्य होते हैं उसी तरह से राज्य विधानमंडल में भी कार्य किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन संसद में राज्यसभा होती है लेकिन राज्य विधानमंडल में विधान परिषद हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि राज्य विधानसभा के गठन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, तो उसको आप लोग नोट डाउन, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए। और यह प्रश्न जो था इस सेशन का आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। तो और इससे जिन जीएस श्रृंखलाओं से आप लोग नोट्स बनाते रहें और आप नोट्स अपने बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि नोट्स ही जो है आपके विद्यार्थी जीवन के सफलता की पहली सीढ़ी होती है। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोगों के नोट्स होंगे उस तरह से आप लोगों की तैयारी होगी। तो आप लोग नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाइए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा और इन जीएस श्रृंखलाओं से आप लोग नोट्स बनाते होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले श्रृंखला में अगली इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।